मनुष्य के लिए कठिनाइयां का होना बहुत जरूरी है। क्या? कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयां के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। ये कहने वाले व्यक्ति हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे। ठीक है, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का वीडियो दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यही वीडियो क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि इस चैनल पर पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न कराए जाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। और यहाँ पे जो भी प्रश्न कराए जाते हैं उसका उत्तर और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम के लिए, उन सभी का यहाँ पे फुल डिस्कशन होता है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि नुबा कहाँ की प्रमुख जनजाति है। एक नुबा जनजाति है, तो ये नुबा जो जनजाति है कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो नुबा जो है ये सूडान की प्रमुख जनजाति है, सूडान की। ठीक है, तो नुबा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? सूडान की प्रमुख जनजाति है। और सूडान में एक प्रमुख झील है जिससे एसएससी एमटीएस वो प्रश्न पिछले बार पूछ चुका था। तो सूडान में जो झील है उसका नाम है नासिर झील, नासिर झील। तो ये भी आप याद रखिएगा, पिछले बार एमटीएस में पूछा था कि निम्नलिखित में नासिर झील किस देश में पड़ता है? तो नासिर झील जो है ये सूडान देश में पड़ता है। फिर यहां से एक और सीजीएल में सवाल पूछा था कि कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कांगो बेसिन में जो जनजाति पाई जाती है उसकी नाम है पिग्मी जनजाति। कौन जनजाति? पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। और एसएससी सीजीएल पूछा था क्या सवाल कि पिग्मी जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो पिग्मी जनजाति के घर को मोंगुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंगुलस। यानी एसएससी सीजीएल सवाल पूछा था कि पिग्मी जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो पिग्मी जनजाति के घर को मोंगुलस कहते हैं। और पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाया जाता है और नुबा जनजाति सूडान देश में पाया जाता है। और सूडान देश की प्रमुख झील का नाम है नासिर झील, जो कि सूडान देश में पड़ता है। अब बताइए, देखिए सवाल एक था, आंसर एक था, लेकिन इससे संबंधित जितना भी सवाल एसएससी पूछा उन सभी सवालों का हम यहाँ पे डिस्कशन कर दिए। इसी कारण बोलते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए जो राउत लोक नृत्य है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। कौन सा? राउत। अब देखिए छत्तीसगढ़ का राउत लोक नृत्य तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ का अन्य भी लोक नृत्य है। अब अन्य लोक नृत्य कौन कौन सा? तो पहला एक आता है पंती लोक नृत्य। पंती लोक नृत्य ये भी कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कर्मा लोक नृत्य भी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंडवानी लोक नृत्य ये सभी लोक नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो राउत लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ का, पंती लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ का, कर्मा लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ का, पंडवानी लोक नृत्य भी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। देखिए सवाल एक था, डिस्कशन छत्तीसगढ़ से जो भी लोक नृत्य संबंधित है उस सभी का हम यहाँ पे एक जगह संग्रह कर दिए। ठीक है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन ये सब आपको प्रैक्टिस है तो आप रिवीजन करते चलिएगा, और न है तो आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से नोट्स आपको ना मिलेगा कहीं। राउत लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का, ठीक है, और ये भी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का, आप देख लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर अगर हम लोग सवाल को देखें तो तीसरा नंबर हमारा सवाल बोलता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का एकदम उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का एसएससी पूछा था कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है। तो हम आपको बता दें कि ऋग्वेद में 10 मंडल होता है। ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, इसी तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरा मंडल में है और ऋग्वेद में 1028 सूक्त पाया जाता है। 1028 पुरुष सूक्त पाया जाता है और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला भी मंत्र जो है वो ऋग्वेद में ही आपको मिलता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद। तो पूछेगा कि सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है, 10वां तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का और 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। चौथा नंबर क्या सवाल बोलता है कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और विटामिन B1 का थाइमिन नाम है। थाइमिन, विटामिन B का रासायनिक नाम थाइमिन या फिर विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन और विटामिन B3 का नियासिन। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब यहां से एक और सवाल पूछता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो हम आपको बता दें कि विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है और बच गया बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो है वसा में घुलनशील है और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसमें पूछता है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। तो वो कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन ए किस चीज में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी जो है खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला हो गया। और आंवला में विटामिन B12 भी पाया जाता है। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये VVI इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। चलिए हम लोग 5वां नंबर सवाल देख लेते हैं। अगर हम लोग 5वां नंबर सवाल की बात करें तो 5वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन महज 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे और हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। उनका नाम क्या था? बाणभट्ट हुआ करता था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट और हर्षवर्धन के ही समय कौन आए थे? तो चीनी यात्री हेनसांग आया था। हेनसांग। ठीक है, तो हर्षवर्धन के ही समय चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग आया था और हेनसांग का पुस्तक का नाम है CU की नाम है। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं बाणभट्ट और अकबर के दरबारी कवि कौन है? तो अकबर के दरबारी कवि हैं फैजी। अकबर के दरबारी कवि कौन है? फैजी हैं और अकबर फैजी को कवि राज भी कहते थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हरिसेन। उनका नाम क्या है? हरिसेन है। और चंद्रबदई किनके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबदई थे। चंद्रबदई किनके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। हम यहाँ से एक सवाल आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
कि पृथ्वीराज चौहान का पत्नी का नाम क्या था। ये एकदम इतिहास का जो ये है ना, ये लैला मजनू वाला कहानी है, ठीक है। तो आप इस आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान का पत्नी का नाम क्या था और तराइन का दूसरा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया था, ठीक है। दोनों लिंक सवाल है। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था और उसके जो तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था जिस राजा के साथ, ये दोनों लिंकअप सवाल है और ये दोनों सवाल से हमारा सवाल बन जाता है एग्जाम के दृष्टि से। अगर हम लोग छठा नंबर सवाल की बात करते हैं तो हमारा छठा नंबर सवाल लोक नृत्य से संबंधित है और छठा नंबर हमारा सवाल कहता है कि बथुकम्मा, यहाँ पे भातुकम्मा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा बथुकम्मा, बथुकम्मा। तो बथुकम्मा फूल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बथुकम्मा उत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा लोक नृत्य तो ये उत्सव तेलंगाना में मनाया ही जाता है, लेकिन तेलंगाना में अन्य उत्सव ही मनाए जाते हैं। अब वो अन्य उत्सव कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। पहला हो जाता है आपका बोनालू, बोनालू उत्सव, ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद उगादी उत्सव, उगादी उत्सव ही तेलंगाना में मनाया जाता है। और बेदराम जात्रा, बेदराम जात्रा उत्सव, ये भी आपको कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तो तेलंगाना से इतना सवाल एकदम एग्जाम में ये पूछा था कि बेदराम जात्रा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। उगादी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। बोनालू और बथुकम्मा उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही बनाया जाता है। आंसर आप लोग को देना है कि तेलंगाना का वर्तमान सीएम कौन से हैं, ठीक है। सातवां नंबर अगर हम लोग सवाल देखें तो सातवां नंबर हमारा सवाल बनता है कि अंगोरा ऊन की प्राप्ति किस जानवर से होती है? तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है, खरगोश से। तो खरगोश से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसका नाम है अंगोरा ऊन। और जो बकरी से जो ऊन की प्राप्ति होती है उसका नाम है पश्मीना ऊन, पश्मीना। ये भी SSC-MTS पूछा था कि बकरी से प्राप्ति ऊन को क्या बोलते हैं? पश्मीना ऊन। या पश्मीना ऊन किस जानवर का है? बकरी का है। खरगोश से जो ऊन प्राप्त किया जाता है उसका नाम है अंगोरा ऊन। सबसे ज्यादा दूध देने वाला गाय का प्रजाति कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दूध देने वाला जो गाय का प्रजाति है उसका नाम है साहीवाल। साहीवाल गाय सबसे ज्यादा दूध देता है। और भैंस में सबसे ज्यादा दूध देने वाला भैंस का प्रजाति का नाम है मूरा। तो जो मूरा भैंस है ये सबसे ज्यादा दूध देता है। और बकरी की हम बात करें तो बकरी में सबसे अधिक दूध देने वाला है जमुना परी, जमुना परी, जो कि बकरी के प्रजाति में सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये प्रजातियां मानी जाई जाती है। दूध में साहीवाल, भैंस में मूरा और बकरी में जमुना परी। चलिए हम लोग 8वां नंबर सवालों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 8वां नंबर हमारा सवाल बोलता है कि मलेरिया एक कैसा बीमारी है? तो मलेरिया एक परजीवी बीमारी है, परजीवी। मलेरिया एक ऐसा बीमारी है तो मलेरिया एक परजीवी बीमारी है। और यहाँ पे एक और सवाल बन जाता है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा कैसा बीमारी है? तो ट्रेकोमा हमारा आंख को प्रभावित करता है और ये वायरस संबंधित रोग है। एक बात करते हैं हम लोग टीबी का, तो टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस और टीबी में हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है और ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक पूछता है ये सोने की बीमारी, तो सोने की बीमारी भी परजीवी के ही कारण होता है, लेकिन सोने की बीमारी में एक मक्खी काट देता है जिसके वजह से होता है। उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, सिसिलिस मक्खी या सीसी मक्खी नाम है। इस सीसी मक्खी के वजह से ही सोने का बीमारी अधिक होती है। यानी कोई व्यक्ति अगर ज्यादा सो रहा है तो समझे कि उसको सीसी मक्खी काट दिया है, उसको चेता दीजिएगा कि ये भाई तोरा सीसी मक्खी काट दिया है, ठीक है। चलिए हम लोग 9वां नंबर सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग 9वां नंबर सवाल की बात करें तो 9वां नंबर हमारा सवाल बोलता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। किसका देवता? चंद्रमा का देवता होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, परंतु वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का नींव डाला था, लेकिन उसे पूर्ण करवाने का काम उसका दामाद इल्तुतमिश किया था। और
इल्तुतमिश का बेटी का नाम है रजिया सुल्तान। कौन सुल्तान? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनती है, दिल्ली पर राज करती है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ करता था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में सवाल पूछा था। इस प्रश्न का लास्ट सवाल 10वां नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10वां नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को जय हिंद।